हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। अभी चैप्टर 2 ईवीएस की जो क्लास हुई थी बायोम एंड बायोस्फीयर, उसमें बायोम वाले टॉपिक में पहले वाली क्लास में जो हुआ था वो बायोम के बारे में। और बायोम क्या होता है? बायोम हमारे पास में एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर है ना सर्वाइव संभव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कैसे बायोम है। कल जो बात की थी उसमें कि है ना कौन सा फॉरेस्ट है जिसके अंदर साल सागौर मिलते हैं, कौन से में कम जैव विविधता होती है, कौन से में ज्यादा होती है, कौन सा अम्लीय होता है। पहले वाले वीडियो में ये हुआ था। अब बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर हमारे पास में तो जीव मंडल, वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर इंक्लूड करता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल जैसे भूमि, मरुस्थल, और जल मंडल के अंदर अपने आ जाते हैं समुद्र, महासागर, और वायुमंडल हवा। जो बायोस्फीयर होता है वो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी पारितंत्र आ जाते हैं, स्थल भी, जलमंडल भी और वायुमंडल भी। ये स्थल, जल, वायु और मैंने आपको फर्स्ट जो चैप्टर था ईवीएस का उसमें करा दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। चरम समुदाय क्या होता है? जैसे पहले कहीं पर कुछ भी नहीं है लेकिन वहां पर एक समुदाय ने अपना स्थान बना लिया। तो जब कोई समुदाय है ना स्थिर हो जाता है, स्टेबल, मैच्योर एंड कॉम्प्लेक्स, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन या फिर मानव हस्तक्षेप ना हो, कोई भी मानव इंटरफेयर ना करे, तब तक वह वैसा ही रहता है, तो उसे कहते हैं चरम समुदाय। चरम समुदाय में चरम सीमा तक जो काम हो जाए, मतलब फाइनल तक ही पहुंच गए कि शिथिर हो जाए जो चीज, स्थिर हो जाए जो चीज। ठीक है, उसी को बोलते हैं चरम समुदाय। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण हुआ है उसमें जो चरम है ये अंतिम चरण होता है। चरम अवस्था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, अंतिम चरण होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? अनुक्रमण मैंने आपको पहले वाली वीडियो हुई थी उसके अंदर बता भी दिया था कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है अगर हमारे पास में कोई भी नेचुरल प्रोसेस है जिससे एक टाइप की कम्युनिटी रिप्लेस कर दे दूसरे को। ठीक है, अनुक्रमण, अनुक्रमण में एक टाइप की कम्युनिटी दूसरे को रिप्लेस कर दे। जैसे कोई भी धरती पहले बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि के बाद में वो उसके बाद आई बनी काई, काई के बाद हुआ घास, घास के बाद बनी झाड़ियां, और झाड़ियों के बाद वहां पर बने वन। ठीक है, तो बंजर भूमि से कौन सी कम्युनिटी आ गई? वन की। तो इसी को बोलते हैं अनुक्रमण। सबसे पहले पाइनर समुदाय, ठीक है, फिर मध्यवर्ती चरण और अंत में स्थायी चरम समुदाय। ये होते हैं हमारे पास में अनुक्रमण के स्टेप। अब पाइनर कम्युनिटी क्या होती है ये भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था कि पाइनर कम्युनिटी आई थी हमारे पास में। पहले वाली क्लास, जो सेकंड क्लास ये क्लास देखेगा उसको पहले वाली क्लास भी देखी होगी। पाइनर कम्युनिटी होती है हमारे पास में जो वैकेंट प्लेस सबसे पहले वो ऑक्यूपाई करता है, उसी को बोलते हैं पाइनर कम्युनिटी। क्योंकि जो फर्स्ट है उसी के बाद में हम स्टेबल तक पहुंचे हैं। फर्स्ट जो बंजर भूमि है, जैसे यहाँ पर बंजर भूमि सबसे पहली है ना, तो ये हो गया हमारे पास में पाइनर कम्युनिटी। ओके, चरम समुदाय की क्या विशेषताएं हैं? वहां पर जन्म मृत्यु का संतुलन होगा, प्रजातियों की संरचना स्थिर रहती है, अक्सर उच्च जैव विविधता होती है, ऊर्जा प्रवाह पोषक चक्र संतुलन में रहते हैं। क्योंकि लास्ट स्थिर स्थिर स्टेज है और मैच्योर है, तो जन्म मृत्यु का बैलेंस रहेगा, प्रजातियों की संरचना स्थिर रहती है, अक्सर उच्च जैव विविधता। ये है कि जहाँ पर जन्म मृत्यु संतुलन में है, काम हो रहे हैं, पेड़ पौधे हो रहे हैं, सब प्रक्रिया अच्छे से हो रही है, तो वहां पर उच्च जैव विविधता भी होगी और एनर्जी का ट्रांसफर भी अच्छे से हो रहा होगा। किस बायोम में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं? ये है उष्णकटिबंधीय सदा हरे वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। क्योंकि यहाँ पर है ना पूरे वर्ष गर्मी और आर्द्रता रहती है, पौधों की वृद्धि भी यहाँ पे अच्छी रहती है।
एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? वो है सवाना बायोम की। ठीक है, यहाँ पर ऊंची घासें होती हैं, हाथी घास होती है, इक्का दुक्का पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं सवाना बायोम में, हाथी, जैबरा, बड़े मांसाहारी शेर भी यहाँ पाए जाते हैं। किस बायोम में जीवन सक्रियता की तीव्रता और जीवों की संख्या का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है? किसी बायोम का कौन सा है कि बायोम के अंदर है ना एक्टिविटी फास्ट हो रही है या फिर जीवों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण उस कारक पे डिपेंड करती है? वो है हमारे पास में स्कल जैव भार, कंपोजिशन ऑफ ग्रोस बायोमास एंड स्पेसीज, कितनी वहां पर प्रेजेंट है प्रजातियां। स्कल जैव भार क्या होता है? हमारे पास में सभी जीव पदार्थों का कुल भार। ठीक है, और यही भोजन जाल के लिए उपलब्ध ऊर्जा निर्धारित करता है, क्योंकि जितना भार है जिसके अकॉर्डिंग है वही हमें यही भोजन जाल ऊर्जा निर्धारित करता है। फिर हम बात करते हैं प्रजातीय संरचना, या कौन सी प्रजातियां मौजूद है और उनकी भूमिकाएं क्या है। ये भी हमारे पास में परस्पर संबंध खाद्य श्रृंखलाएं और जनसंख्या आकार को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि जो प्रजातियां हैं वही खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करेंगी और वही जनसंख्या आकार को। प्रमुख प्रजाति क्या होता है? प्रमुख प्रजातियों की जो संरचना है और कार्य प्रणाली पर अपनी वास्तविक जनसंख्या आकार से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, जैसे सिर्फ शिकारी है कोई, ठीक है, उसके एग्जांपल बाघ, भेड़िया, सी ओटर। कुछ परितंत्रों में प्रांगण वाले जीव भी होते हैं, वो भी मुख्य प्रजाति रहती है, क्योंकि जो मुख्य प्रजातियों का जो इकोसिस्टम है ना, उनकी वास्तविक जनसंख्या आकार कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी वो प्रमुख होंगे। यही प्रजाति विविधता और पारितंत्र की संतुलन बनाए रखती है। जो प्रमुख है वो पारितंत्र को भी बैलेंस रखेंगी। किसी पौधे की प्रजाति संरचना और वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी? कि जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, जल प्रकाश कैसे है, ये तो फिजिकल कारक हो गए। और बायोलॉजिकल कारक में प्रतिस्पर्धा क्या है, शाक भक्षण क्या है, हर्बीवेयर्स और परागण कैसा हो रहा है, और सूक्ष्म जीव कैसे हैं उसके आसपास, तो ये सब इस पे डिपेंड करता है। पौधे उगने के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां एंड जैविक अंतःक्रिया अनुकूल। नेक्स्ट है, पौधे उगाने के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियां एंड जैविक अंतःक्रिया अनुकूल हो, वो क्या क्या है? वो है मृदा पोषण तत्व, परागण वाहकों की उपलब्धता, शाकाहारियों की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति। पर्णपाती वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में ठंडी सर्दियां और गर्म ग्रीष्म होते हैं। ठीक है, और इनके पेड़ सर्दियों में पत्तियां गिरा देते हैं ताकि जल एंड ऊर्जा का संरक्षण हो सके। चैपरेल झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका और अन्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इनकी क्या विशेषता होती है? गर्म और शुष्क ग्रीष्म, हल्की नम सर्दियां, कठोर पत्तियों वाली झाड़ियां और आग अनुकूलित प्रजातियां। हॉटस्पॉट की बात करते हैं कि भारत में कितने हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। हॉटस्पॉट क्या होता है? जो भी समुद्री क्षेत्र है जिसकी जैव विविधता और संरक्षण महत्व के कारण संरक्षित किए जाने योग्य माना गया है। मीन्स जैव विविधता समुद्री क्षेत्र में अच्छी है तो हमें उनको बचाना है, तो ठीक है, उनके संरक्षण के लिए जो संरक्षित योग्य है उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट। और कोल्ड स्पॉट होता है वे क्षेत्र जहाँ प्रजाति विविधता कम होती है लेकिन विलुप्ति की दर अधिक होती है। टैगा है शंकुधारी वन। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? उच्च अक्षांश में, रूस और कनाडा। विशेषता क्या रहती है? ठंडी सर्दियां। शंकुधारी वृक्षों की सुई कैसी होती है? पत्तियों जैसी, जो इनके अपघटन को धीमा कर देती है। रिजल्ट क्या रहता है कि मृदा अम्लीय हो जाती है ज्यादा से। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन एंड पर्णपाती वन में क्या डिफरेंस है? कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, इसमें स्पष्ट शुष्क ऋतु होती है। ये हर टाइम हरे भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं सर्दी में। इनके उष्णकटिबंधीय के एग्जाम्पल है अमेजन और पश्चिमी घाट, और पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है मध्य भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के भाग। फिर नेक्स्ट है सवाना वर्सेस घास भूमि। सवाना कहाँ है? कौन सी घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय है घास भूमि, बिखरे हुए वृक्षों के साथ ऊंची घास, हाथी घास। स्थान कहाँ है? अफ्रीका और भारत के कुछ भाग में मिलती है सवाना घास।
नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास भूमि, वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है पेरिस उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया के अंदर और वेल्स दक्षिण अफ्रीका के अंदर, समशीतोष्ण ग्रासलैंड। फिर नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का परितंत्र के अंदर डिग्रेडेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? कृषि अपवाह, इससे एग्रीकल्चर ज्यादा कृषि अपवाह ज्यादा हो जाता है, सीवेज प्रदूषण हो जाता है, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल में है उस तरह कुछ भी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, बांध के कारण और अति मछली पकड़ने के कारण डिग्रेडेशन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का होता है। इसके प्रभाव से यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मछलियों की मृत्यु हो जाती है, जैव विविधता की हानि हो जाती है। ये था अपना जीव मंडल का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।